and welcome to the last, that is the 10th lecture of our alternating current discussion. कुछ सवाल जो बच गए थे उसको आज हम लोग डिस्कस करें जल्दी जल्दी. सबसे पहले जेई एडवांस का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पिछले क्लास में हमको कुछ कंफ्यूजन हो गया था. क्वेश्चन नंबर 13 था, एक सर्किट दिया हुआ था. इसमें हमारे पास ये एक इंडक्टर है L और ये C, और ये रजिस्टर इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ था, और ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सर्किट है ये रेजोनेंस पर है. ये सर्किट किस पे है? रेजोनेंस पर. कोई भी सर्किट, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल एलसीआर सर्किट हो, रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या हो? एक्ससी. रेजोनेंस कब होता है? ये कंडीशन हमेशा वैलिड होता है. अब यहां से करंट आएगा, इसमें जाएगा, इस दोनों में करंट क्या होगा? सेम. इस दोनों में करंट क्या होगा? सेम होगा. ये बात समझ में आ रहा है? क्यों सेम होगा? क्योंकि सीरीज में है. इन दोनों में करंट सेम होगा. इन दोनों में करंट सेम होगा, रेजिस्टेंस भी सेम है, देखो, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा. आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. पहला ऑप्शन है द पावर फैक्टर इज 0. द पावर फैक्टर इज 0. समझिएगा जरा ध्यान से. इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा, लेकिन वोल्टेज अपोजिट ना होगा. इन दोनों में क्या सेम है? तो आप करंट को रेफरेंस ले लीजिए. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? नहीं, करंट लैग करता है इंडक्टर में वोल्टेज. तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आप क्या दिखाओगे? और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखोगे? I इंटू एक्ससी, और ये क्या लिखोगे? कट जाएगा. तो इन दोनों के क्रॉस नेट वोल्टेज 0. मतलब जो भी ये वोल्टेज है वो सारा किसके क्रॉस है? मतलब सारा करंट, नेट करंट इसी के क्रॉस होगा. तो जो भी वोल्टेज है वो सारा का सारा रजिस्टर के क्रॉस है, और करंट भी सारा का सारा रजिस्टर के क्रॉस है. मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा. मतलब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सारा का सारा किसके क्रॉस है? रजिस्टर के क्रॉस. क्यों है? क्योंकि इन दोनों में कैंसिल हो गया. तो पहला का है कि पावर फैक्टर 0 होगा. क्या पावर फैक्टर? मतलब कॉस पाई. फेज डिफरेंस 0 होगा. फेज डिफरेंस 0. पावर फैक्टर कितना होगा? 1 होगा. ये गलत है, ए ऑप्शन. बी ऑप्शन कह रहा है करंट थ्रू एसी सोर्स इज मिनिमम. नहीं, सिर्फ रजिस्टर में जा रहा है तो इस सब का तो इंपेडेंस कुछ आया नहीं. सिर्फ रजिस्टर में जा रहा है तो करंट क्या है? मैक्सिमम. करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा. बी में मिनिमम का है तो गलत हो गया. सी में कह रहा है करंट थ्रू एसी सोर्स इज मैक्सिमम. बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही होगा. और डी में कहा है कि करंट थ्रू एल एंड आर आर इक्वल. नहीं, एल और सी में करंट सेम होगा, एल और आर में सेम वैसा नहीं कर सकते. जेईई एडवांस में कोई और सवाल जो पूछना चाहते हो? 23 एलसीआर सर्किट का है, मतलब वो उसका है ट्रांजिएंट करंट का है. 23, 24, 25 ये सब ट्रांजिएंट करंट का ही है. तो बाकी सब तो कर ही लिए थे. 18 भी ट्रांजिएंट करंट का है. चलिए, एक क्वेश्चन मुझे कराना था, वो है सॉल्व सब्जेक्टिव में. सॉल्व सब्जेक्टिव का एग्जांपल 9 मुझे कराना है. अभी मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग उसको कीजिएगा. ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं. ये क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट वाले लोग छोड़ भी सकते हैं. एग्जाम्पल 9 है ये आपके सॉल्व सब्जेक्टिव का. सवाल ये है, फॉर अ रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 100 ओम. एक रेजिस्टेंस है R कितने का? 100 ओम का. एंड अ कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोफैराड. The impedance is twice that of a parallel combination. नहीं सॉरी, ये R है और C है, पहले ये सीरीज में है.
R और C किस में है? इन सीरीज। क्वेश्चन कह रहा है इंपीडेंस मतलब Z इन सीरीज is 2 times of Z in parallel। सीरीज में जो इंपीडेंस है वो पैरेलल के ट्वाइस है। तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना होगा, ये आपको बताना है। पिछले क्लास में आई थिंक मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या था इंपीडेंस का फॉर्मूला, डिराइव करके दिखाए थे। हाँ, और बोलते अगर हो सके तो याद भी रख लेना, अगर याद है तो देखो तुरंत सवाल बन जाएगा। पैरेलल के लिए याद है, देखो याद करके दिखा बताते हैं। 1/z इन पैरेलल होता है, 1/z इन पैरेलल होता है अंडर रूट 1/r² प्लस 1/xc² माइनस 1/, ऐसा था ना कि 1/xc माइनस xl का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए। Z इन सीरीज, सीरीज में तो Z हम लोग जानते हैं कितना होता है बताओ, अंडर रूट r² प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर। xl तो यहाँ है नहीं तो खाली xc² लिख दें, इज 2 टाइम्स ऑफ Z इन पैरेलल। तो देखो ये 1/z इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है। 1/z इन पैरेलल क्या लिखोगे यहाँ पे, अंडर रूट 1/r² प्लस 1/xc², बोलो तो ऐसा लिख सकते हैं 1/z इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो r इंटू एक्सी और यहां हो जाएगा xc² प्लस r² का अंडर रूट, बोलो तो z इन पैरेलल का क्या फॉर्मूला होगा, r xc इंटू को डॉट लिख सकते हैं बाय अंडर रूट r² प्लस, इसको इधर भेज दीजिए तो r² प्लस xc² माइनस 2rxc इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब ये क्या लिखा हुआ है देखो, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, मतलब a माइनस b का ये लिखा हुआ है r माइनस xc का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब r कितना हो गया 100, xc क्या होता है 1/ओमेगा c और c कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, मतलब 10 टू द पावर माइनस 4 लिख देते हैं। ओमेगा इधर भेज दीजिए, 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 2 होगा, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाके 100, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकंड। इजी क्वेश्चन। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो इजी, अब आगे से ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि बहुत बार यूज होता है, 1/z इन पैरेलल का ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट वी नीड टू नो रिगार्डिंग एसी। हालांकि पिछले क्लास में खत्म हो गया था लेकिन मुझे एक क्लास क्वेश्चन ये बताना था, हम नहीं बता पाए थे। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, टाइम है, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, इसी इसको लिखिए। चलिए एक सवाल और करते हैं, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है और उसी लेवल का ये सवाल भी आया हुआ है, या हो सकता है हज है, अब आया हुआ है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन रहता है वो आया हुआ ही रहता है। तो ये आपके सब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 का है पैकेज का, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं क्या है। क्वेश्चन है कि देखिए दो सीरीज में लगाए गए हैं इंडक्टर और रजिस्टर। देखिए यहाँ पे इंडक्टर और रजिस्टर किसमें है, सीरीज में। इसको x कहा है, x कहिए या l कहिए, एक ही चीज है। नहीं, इसका इंपीडेंस मतलब XL, L कैसे कह सकते हैं उसको, XL दिया हुआ है 4 ओम। कितना दिया हुआ है इसका इंपीडेंस 4 ओम, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। फिर एक और सर्किट बना हुआ है, उसमें ये इंडक्टर भी दूसरा इंडक्टर जिसका ये है X1, और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1। ये दोनों पैरेलल में है। R1 के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन X1 के बारे में कहा है कि ये है A इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम। कितना है A इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब से ये कहा है कि इस दोनों कॉम्बिनेशन में इंपेडेंस सेम है। क्या है इसमें
सेम इम्पिडेंस एंड सेम पावर फैक्टर, ये भी लिखा है, सेम इम्पिडेंस एंड सेम पावर फैक्टर लिखा है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड ए कितना होगा, स्मॉल ए का वैल्यू आपसे पूछा गया। ठीक है, ट्राई कीजिए सब लोग। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं एक बार, मार्क कर दीजिए। देखिए ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। सीरीज का तुम्हें पता ही होता है, इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो डायरेक्ट 5 लिख दें, ये तो डायरेक्ट 5 हो गया, 5 ओम। और पावर फैक्टर cos फाई सीरीज पैरेलल में कितना होता है, r बाय z। ठीक है, तो r हो गया 3, z हो गया 5, यही हो गया पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर वहां भी होगा। अब देखिए ये किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू, बताओ, 1 बाय z, z इन पैरेलल दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाय r1 स्क्वायर प्लस 1 बाय x1 स्क्वायर। और दोनों z क्या है, इक्वल है। तो यहां पे z कितना है, 5, तो मैं यहां पे 5 लिख दूं। क्या लिखेंगे, 1 बाय 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाय r1 स्क्वायर प्लस 1 बाय x1 स्क्वायर। तो अगर मुझे r1 मतलब दो वेरिएबल है यहां r1 और x1, तो एक इक्वेशन तो मिल गया, एक इक्वेशन और मिल जाए तो काम बन जाएगा। एक इक्वेशन और निकालते देखिए, दोनों किसमें कनेक्टेड है, क्या सेम होगा, तो वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। वोल्टेज को क्या मान लिए, करंट इन इंडक्टर वोल्टेज से लैग करता है, नीचे होगा, बोलो। और रजिस्टर में करंट सेम डायरेक्शन में होता है। रजिस्टर में जो करंट लिखोगे कितना लिखोगे, V बाय R, बोलो। इंडक्टर में जो लिखोगे कितना लिखोगे, V बाय XL, तो यहां 1 हो जाएगा, तो 1 1। अब इन दोनों का नेट करंट किधर होगा, इधर होगा ना जी, ये नेट करंट होगा। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज एंगल, फाई। cos फाई क्या लिखोगे यहां से, पावर फैक्टर, cos फाई, बोलो क्या लिखेंगे, V बाय R1, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना होगा, अंडर रूट V स्क्वायर बाय प्लस, है ना। देखो गौर से, ये cos फाई सी के बराबर है, तो cos फाई क्या है, सेम पावर फैक्टर। तो लिख दे 3 बाय 5 इज इक्वल्स टू V बाय R1 अपॉन, इसमें से देखो V स्क्वायर कॉमन ले लो, तो V बाहर बचेगा, 1 बाय R1 स्क्वायर प्लस 1 बाय, cos लिखना है, V भी कट गया। और ये पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है, देखो ना, इसका वैल्यू यही है ना, तो इसका वैल्यू 1 बाय 5 लिख सकते हैं, बोलो। मतलब इसका वैल्यू 1 बाय 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा और ये R1 नीचे हो जाएगा, 5 बाय, तो यहां से R1 निकल जाएगा हम लोग का, इंप्लाइज R1 कितना हो गया, 25/3 ओम। अगर सिर्फ आपसे R1 पूछता तो आपका ये आंसर हो जाता है। यहां रख दो, तो क्या लिखोगे, 1 बाय 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाय R1 स्क्वायर, तो 625 बाय 9, तो 625 9 ऊपर प्लस 1 बाय x1 स्क्वायर, रूट को इधर भेज दीजिए, तो 1 बाय 25 माइनस 9 बाय इज इक्वल्स टू 1 बाय x1 स्क्वायर। एलसीएम हो जाएगा 625, 25 माइनस 9 16 इज इक्वल्स टू 1 बाय x1 स्क्वायर, तो x1 हो जाएगा 25/4। और x1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, a/100, बोलो, इज इक्वल्स टू 25/4। कुछ गड़बड़ी है क्या, नहीं ना, तो a इज इक्वल्स टू 625। चेक करो, यही आंसर है ना, एक बार चेक कर लो। इंटीजर टाइप में 1 2 नहीं ना, है ना, 625 है।
ठीक है, तो वक्त आए कहने का कि इति श्री रेवाखंडे अल्टरनेटिंग करंट समाप्त। अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म के बाकी अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल के लेक्चर्स करेंगे। ठीक है।